ऑल वर्सेस बीजेपी, और ये सवाल फिर वही निकल कर आता है कि आप लोगों का बड़ा मकसद क्या है? सिर्फ डीडीसी चुनावों तक में उतर जाना, जहां पर आप विरोधी विचारधाराओं तक के साथ आ गए, क्या यहीं तक सीमित है या बड़ा मकसद कुछ और है? आप किन से, मुझसे पूछ रहे हैं? जी, आपसे सवाल है। देखिए, संपत पात्रा साहब के सभी ख्यालात से इत्तेफाक नामुमकिन है। जब वो कहते हैं बीजेपी एक तरफ और बाकी सब एक तरफ, ये बात कहाँ से आती है? आपको एक पूरे मुल्क का सपोर्ट हासिल है और आपकी सरकार है, और अगर आप देखेंगे यहाँ सिक्योरिटी का जायजा लेंगे कैंडिडेट्स का या जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं जो कैंपेन चलाने वाले थे, अपनी पार्टी की और बीजेपी की सिक्योरिटी का जायजा लेंगे और फिर हमारी सिक्योरिटी का जायजा लेंगे, और फिर जिस तरीके से पीडीपी के लीडर्स और एनसी के लीडर्स को एक मेलाइनिंग कैंपेन के तहत एक या दूसरी तरह सताने की कोशिश की गई, आपको लगेगा कि वी वर पिटेड अगेंस्ट एब्सोल्यूट स्टेट पावर। एक चीज मुझे इस वक्त तसल्ली हो रही है कि शायद इलेक्शन कमीशन ने इस सब मिसयूज के बावजूद जो स्टेट पावर का दुरुपयोग हुआ, जो कैंपेन जिस ढंग से चलाई गई, पूरा मुल्क जैसे हमला करने आया था, तो डॉक्टर पात्रा जवाब देंगे। ठीक है, आपकी लीडर ने भी ये ट्वीट किया है, महबूबा जी का वो ट्वीट भी हम दिखाएंगे। ये आप आरोप लगा रहे हैं, डॉक्टर पात्रा जवाब देंगे। लेकिन भट्ट साहब, सवाल तो ये भी उठता है ना कि अगर आपके घोषणा पत्र पर भी नजर डाल लें तो सिर्फ और सिर्फ जो मुख्य तौर पर बातें उभर कर आती हैं वो लोगों को डराने की है। 370 हट गया तो ये हो जाएगा, कश्मीर का इकोसिस्टम बिगड़ जाएगा, सिर्फ और सिर्फ डराने की राजनीति आप लोग करते हैं। 370 कोई यूनाइटेड नेशंस का एजेंडा नहीं रहा है, वो हमारे संविधान का हिस्सा रहा है। आपके घोषणा पत्र में डेवलपमेंट प्रमुखता से क्यों नहीं दिखाई देता है? अगर आप संविधान में मेजॉरिटी की बुनियाद पे कोई भी अमेंडमेंट ला भट्ट साहब, डीडीसी चुनाव में आपके घोषणा पत्र में विकास का मुद्दा प्रमुखता से क्यों नहीं दिखाई देता? ये कोई विरोध नहीं है। जब आप कहोगे कि एक आईनी हरकत पे आपको मुझको एतराज है, यू मे बी कॉन्स्टिट्यूशनली राइट। भट्ट साहब सुनिए, मेरी बात सुनिए, आप सवाल नहीं सुन पाए हैं शायद। भट्ट साहब, मैं आपसे ये पूछ रही हूँ कि डराने के मकसद से आप क्यों जनता के बीच जाते हैं? अपने विकास की योजनाएं लेके क्यों नहीं जाते उनके बीच? डेवलपमेंट पर क्यों बात नहीं करते हैं आप लोग? देखिए, डेवलपमेंट पीस में होती है, डेवलपमेंट सेटिस्फेक्शन में होती है, डेवलपमेंट सिस्टम पे एतबार पे होती है। अभी तक तो यहाँ एप्रीहेंशन है। क्या आप हमको चलने दोगे कि नहीं चलने दोगे? क्या इलेक्शंस फेयर होने वाले हैं कि नहीं होने वाले? साहब, 370 तो अभी पिछले साल हटा है ना, 370 तो पिछले साल हटा है। अगर उसी से आपको आपत्ति है, उससे पहले तो आप लोगों ने ही राज किया, उससे पहले आप लोगों ने राज किया। फिर भी गुड गवर्नेंस के मामले में जम्मू कश्मीर देश के 21 राज्यों में आखिरी पायदान पर है। की मदद से थोड़ी हुई, लोगों की मदद से हुई। गुड गवर्नेंस के मामले में आखिरी पायदान पर है, पूरे देश के राज्यों की लिस्ट में आखिरी पायदान पर। आप ही लोग राज कर रहे थे ना। पीने के साफ पानी की उपलब्धता के मामले में जम्मू कश्मीर देश में 19वें नंबर पर है। पीने का पानी छोड़िए, मैं बाकी मुद्दों की बात ही नहीं कर रही हूँ। यहाँ जो सेंट्रल फंडिंग हो रही है, अरे साहब, मैं उन बेसिक मुद्दों की बात कर रही हूँ जिसके लिए जनता सरकार को चुनती है। गुड गवर्नेंस, साफ पीने का पानी, मैं बहुत बेसिक मुद्दों की बात कर रही हूँ। डीडीसी को जिन चीजों के लिए एड्रेस करना चाहिए, उन मुद्दों की बात कर रही हूँ। Those are with the central government, ऑडिटर जनरल, कंट्रोलर जनरल, बाकी सर्वेलेंस एजेंसी। ठीक है, डॉक्टर पात्रा जवाब दीजिए, फिर बाकी मेहमानों के पास जाना है मुझे। फटाफट दीजिए, डॉक्टर पात्रा बोलिए। देखिए, अभी मैंने पीडीपी के नेता भट्ट साहब को बड़े ध्यान से सुना। उन्होंने बार बार एक शब्द का प्रयोग किया, वो है एप्रीहेंशन। जनता के मन में एप्रीहेंशन है। जनता के मन में कोई एप्रीहेंशन नहीं है मीनाक्षी जी। अगर जनता के मन में एप्रीहेंशन होता तो 51% की वोटिंग नहीं होती। एप्रीहेंशन वहां के स्थानीय चुनावी पार्टियों के मन में है, उनके नेताओं के मन में है। मैं एक उदाहरण देता हूं। आरोप लगा रहे हैं इसी दौरान फेयर इलेक्शन नहीं होने दे रहे आप लोग, उनके नेताओं को आपने बंद कर दिया है, जबकि आपकी जो सेंट्रल लीडरशिप है, सारे केंद्रीय मंत्री वहां पहुंचे हैं, तो आप फेयर पिच पर उन्हें नहीं लड़ने दे रहे, वो ये आरोप लगा रहे हैं।
मैं इसका भी जवाब देता हूं, मगर एक बहुत महत्वपूर्ण बात जो एप्रीहेंशन वाली बात कर रहे थे, आप याद करिए रोशनी एक्ट के अंतर्गत जिस प्रकार इन्होंने दुर्नीति किया था, जिस प्रकार से इनके नेताओं ने बड़े बड़े टुकड़े जो जमीन थे, जंगल की जमीन थे, इन्होंने अपने नाम पे किया था और गरीबों को किस प्रकार अंधेरे में ढकेला था, ये तो जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट ने खुलासा हुआ है। ये पूरा मसला हाईकोर्ट ने खुलासा किया है, हाईकोर्ट ने इसे सीबीआई को सौंपा है। आप बताइए, जमीन आप गरीबों से लेकर अपना महल बना रहे थे, ये एप्रीहेंशन इनके मन में है कि अब हमारा क्या होगा। जहां तक आपका कहना है कि इलेक्शन मशीनरी को हमने इस्तेमाल किया, किसने कहा? ये तो खुद अभी कह रहे थे कि हम तो इलेक्शन कमीशन को धन्यवाद देना चाहेंगे कि इलेक्शन कमीशन ने अच्छा काम किया है। देखिए 51% लोगों को बाहर निकलना, कोई मेजर इंसिडेंट नहीं होना, कोई आतंकवादी घटना का नहीं होना, किसी बड़े तरीके से इसको सैबोटाज नहीं करना, कोई बॉयकॉट का कॉल नहीं होना, ये तो सक्सेसफुल कंडक्शन ऑफ इलेक्शन है। ये तो एक सफलतापूर्वक इलेक्शन करने का सूचक है। किसने कहा कि और देखिए ये लोग बॉयकॉट कर देते इलेक्शन। अगर हमने इलेक्शन मशीनरी के ऊपर किसी प्रकार भी दावा हमने बोला होता तो ये बॉयकॉट कर देते। ओके डॉक्टर पात्रा, अश्विनी जी मैं आपसे एक सवाल यहां पर जरूर लेना चाहूंगी, क्योंकि चुनाव का एक दिलचस्प पहलू यह भी था कि जो पाकिस्तान से आए शरणार्थी थे, वेस्ट पाकिस्तान से गोरखा जो है, वाल्मीकि समुदाय जो है, उनको वोटिंग का राइट्स मिला है। तो ये अपने आप में एक बड़ा जो है यहाँ पर मैसेज दिखाई देता है कि इनके बीच में कैसा उत्साह था, और पॉलिटिकली क्या ये मैसेज जाता है कि इनका वोट कम से कम बीजेपी के पक्ष में गया होगा? जी मीनाक्षी, ये जो भी इस वक्त चुनाव के दौरान वेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजी जो कि अधिकतर सियालकोट से जो आए थे 47 के बाद, उनको यहाँ की सिटीजनशिप राइट नहीं था, स्टेट सब्जेक्ट नहीं था, उनको फर्स्ट टाइम जो है उन्होंने J&K की जो इलेक्शन में पार्टिसिपेट किया। हालांकि वो पार्लियामेंट में पार्टिसिपेट करते थे, मगर फर्स्ट टाइम उन्होंने पंचायत में वोट डाला, उन्होंने डीडीसी के लिए चुनाव डाला, और लोगों में काफी उत्साह था कि जब से बीजेपी सरकार आई है कम से कम उनको एक रिकॉग्नाइजेशन मिल गई है। उसके साथ जो एक क्रिश्चियन कम्युनिटी है, जो कि वाल्मीकि समाज है, जो कि बख्शी साहब ने तब पंजाब से लोगों को लाया था, सफाई करने वाला जम्मू कश्मीर में कोई नहीं था, तो तब लोगों को वहां से लाया था और तब से इनकी ये लड़ाई लड़ रहे हैं। और मैंने भी 30-35 साल असेंबली में देखा कितनी दफा इनको कोशिश की गई कि इनको वोटिंग राइट दिए जाए, मगर सारा सैबोटाज हो जाता था, नहीं होता था। बट इस दफा जो उन्होंने वोट डाला है, लोगों में काफी उत्साह था, और अधिकतर लोग, ये काफी लोग गरीब हैं, और ये सारा जो सांबा और जम्मू के इलाके में बसे हुए हैं, उन्होंने वोट डाला, और मुझे लगता है कि वो बीजेपी को वोट जाएगा। और हालांकि थोड़ा परसेंटेज कम है उन लोगों की, और उसके बीजेपी को फायदा मिलेगा। आपका क्लोजिंग रिमार्क। देखिए, समित पात्रा जी ने बड़ी सावधानी से चीजों को स्पिन देने की कोशिश की कि देखिए हमारी तो कितनी मजबूत स्थिति हो जाएगी वहां पे। हकीकत यह है कि इस चुनाव से क्या बीजेपी और केंद्र सरकार ये मानेगी, अगर गुपकार अलायंस को घाटी के अंदर अगर बहुमत मिलता है, तो वो फोर्सेस जिनको आप चीन परस्त कहते हैं, जिनके बारे में कहते हैं भारत के झंडा नहीं उठाते, जिनके बारे में आप ये कहते हैं धारा 370 को वापस लाने की बात करते हैं। इस बीच बड़ा अपडेट आ रहा है, बीजेपी 18 सीटों पर आगे निकल गई है। इस वक्त जो डीडीसी के नतीजे आ रहे हैं, बड़ी खबर ये आ रही है हमारे पास। अभी तक गुपकार आगे दिखाई दे रहा था, 18 सीटों पर इस वक्त बीजेपी आगे दिखाई दे रही है। डीडीसी चुनाव में गुपकार अलायंस से आगे निकल चुकी है, कांटे की टक्कर ये चल रही है। 12 सीटों पर गुपकार अलायंस आगे चल रहा है, लेकिन गुपकार से एक कदम आगे निकलते हुए 18 सीटों पर इस वक्त बीजेपी दिखाई दे रही है। आशुतोष जी कंप्लीट करिए। नहीं, मेरा यही कहना है कि अभी तो कि अगर गुपकार अलायंस को घाटी के अंदर अगर बहुमत मिलता है, मैं नहीं कहता हूं पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर, तो क्या सरकार इस बारे में सोचेगी कि भाई उनको क्यों बहुमत मिला है? जो धारा 370 को रेस्टोर करने की बात करते हैं, जो चीन परस्त लोग हैं, इसको भी समझने की जरूरत है। तो सिर्फ ये कहने से कश्मीर का चुनाव एक बहुत ही बड़े पर्सपेक्टिव में देखने की जरूरत है। उसको छोटे पर्सपेक्टिव में हम देखने की कोशिश करेंगे तो कश्मीर की समस्या को कॉम्प्लिकेट करेंगे, और कश्मीर की समस्या कॉम्प्लिकेट हो रही दिन पर दिन। अभी जो पीडीपी के जो साथी कह रहे थे, वो जो अप्रीहेंशन है, अगर वो अप्रीहेंशन नहीं हो तो आप कश्मीर को पूरी तरीके से खोलिए ना। आप कश्मीर को पूरी तरीके से क्यों नहीं खोलते हैं? आप नहीं खोल रहे हैं उसको। ये बात सही है कि चुनाव हुए, लेकिन चुनाव तो 1996 में भी हुए थे, जब जम्मू कश्मीर में भयानक तरीके से आतंकवाद हुआ था। विधानसभा के चुनाव हुए थे, सक्सेसफुली विधानसभा के चुनाव हुए थे। चलिए, अभी तो शुरुआती 1 घंटा ही बीता है, काउंटिंग चलते हुए 2 घंटे इनफैक्ट बीतने वाले हैं, लेकिन अब जैसे जैसे ये तस्वीर आगे बढ़ेगी, आज तक पर भी इसका विश्लेषण और बड़े तरीके से होगा। फिलहाल समय की कमी थी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद चर्चा में जुड़ने के लिए। ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, लेकिन दिन भर डीडीसी के चुनाव नतीजों पर हमारी नजर बनी रहेगी। सबसे बड़ा अपडेट और सबसे बड़ा विश्लेषण आपको आज तक पर मिलेगा। देखते रहिए आज तक।
yeah, makes more sense. इस साल के सपने इसी साल पूरे कीजिए। हॉलिडे पे चले? Smart. आई नो। Hyundai दिसंबर डिलाइट में पाइए बेस्ट ऑफर्स ऑन कार्स के साथ बहुत सारे स्मार्ट बेनिफिट्स भी। जब दिलों को जीतने की कला आ गई, तब समझना कामयाब हो तुम। पान बहार, पहचान कामयाबी की। पक्का आउट ऑफ बजट है। दूसरा देखें। टू लेट, अब तो ले लिया। खुशियां हुई ग्रेट, स्लैश हुआ इंटरेस्ट रेट विद SBI होम लोन्स। जीके TMT आपके घर को रखता है आग, जंग और भूकंप जैसे हर खतरे से सुरक्षित। जीके TMT, सपनों को जी के देखो। खबर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की। AMU आज अपना शताब्दी समारोह मनाने जा रहा है। इसमें प्रधानमंत्री मोदी बतौर मुख्य अतिथि शामिल होंगे। पिछले 56 साल में ये पहला अवसर है जब प्रधानमंत्री अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के किसी कार्यक्रम को संबोधित करने जा रहे हैं। आज शताब्दी वर्ष के जश्न से गुलजार होगी AMU। PM मोदी की तस्वीरों से पटी AMU। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी कैंपस में लगी ये तस्वीरें 100 साल पूरे होने पर मनाए जाने वाले जश्न समारोह की हैं। तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। इस मौके पर पूरे कैंपस को सजाया गया है और सुरक्षा इंतजामात भी दुरुस्त किए गए हैं। आज समारोह को वर्चुअली संबोधित करेंगे PM मोदी। खास डाक टिकट का भी विमोचन करेंगे मोदी। कोरोना काल में हो रहे इस अहम समारोह को PM मोदी वर्चुअल तौर पर संबोधित करेंगे। इससे पहले वो इस खास मौके को यादगार बनाने के लिए डाक टिकट भी जारी करेंगे। पूरे परिसर में शताब्दी समारोह और मोदी के बैनर लगाए गए हैं। होर्डिंग्स में प्रधानमंत्री मोदी के साथ साथ केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक की भी तस्वीर लगाई गई है। ये पहला मौका मेरे ख्याल में ऐसा है कि इस तरह से जो अलीगढ़ यूनिवर्सिटी को कहा जाता है मुस्लिम्स की इंटेलेक्चुअल क्रेडल है, इंटेलेक्चुअल कैपिटल है, वहाँ ये प्रधानमंत्री किस तरह से माइनॉरिटीज़ को, ऐसा ज़माना है जब आपको पता है कि जिस तरह की छवि बनी हुई है, किसानों का भी रजिस्ट्रेशन चल रहा है, बहुत से इश्यूज हैं, तो वो ये हम लोग बहुत देख रहे हैं प्रधानमंत्री की तरफ कि कैसे हम लोगों जो माइनॉरिटीज़ हैं उसके बारे में उनका क्या संदेश है। हमें उम्मीद है कि इससे बड़ा रीएश्योरेंस होगा और बड़ी रीएश्योरिंग उनकी प्रेजेंस होगी। इस अहम समारोह से PM मोदी का नाम जोड़ने के ऐलान के बाद से एक गुट लगातार विवादों को भी हवा दे रहा है। हालांकि अलीगढ़ के पूर्व सांसद का मानना है कि ये वक्त विवादित बयानों से बचने का है और यूनिवर्सिटी के लिए अलग पैकेज की पुरजोर मांग करने का है ताकि आगे आने वाली पीढ़ियों का भला हो सके। मैं मांग करता हूं प्रधानमंत्री से कि देश की मोहब्बत पैगाम के लिए, एकता की ताकत के लिए यूनिवर्सिटी को 1000 करोड़ का पैकेज अलग से आवंटित करें जो इनके सेंटरों को उसमें विकास के काम आए। और इन लोगों को सबक लेना चाहिए कि जब देश के प्रधानमंत्री संबोधन कर रहे हैं यूनिवर्सिटी को, तो हमें इस तरीके से बचना चाहिए। चाहे वो जिन्ना की तस्वीर का प्रकरण हो, चाहे जिन्ना की तस्वीर को रेल से भेजने का मैटर हो। जिस जगह अहले सियासत ने उगाए थे फसाद, घर से स्कूल को जाने का वही रास्ता था। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को जाने वाले रास्ते में कई बार नफरत का जहर बोने की कोशिश की गई। AMU को कभी आतंक का पनाहगाह बताया गया, कभी हिंदू मुस्लिम के नाम पर झगड़ा हुआ, तो कभी जिन्ना की तस्वीर को लेकर हंगामा खड़ा किया गया। लेकिन अब इसी AMU के 100 साल के गौरवशाली इतिहास के मौके पर मुख्य अतिथि यानी चीफ गेस्ट कोई और नहीं बल्कि भारत के प्रधानमंत्री। शम्स ताहिर खान, अलीगढ़, आज तक। समग्र विकास तभी संभव है जब आप यह देखें कि मुस्लिम युवाओं के एक हाथ में कुरान शरीफ है तो दूसरे हाथ में कंप्यूटर है।
मुसलमानों के लिए आज जिस ईमान और विज्ञान का सपना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देख रहे हैं, उसे हकीकत की जमीन पर 100 साल पहले सर सैयद अहमद खान लेकर आए थे, क्योंकि उन्हें पता था कि अगर दुनिया के रफ्तार के हिसाब से कदम मिलाकर चलना है तो दुनियावी तालीम जरूरी है। पेश है सर सैयद अहमद खान की कहानी AMU की जुबानी। सोचता वो 200 साल आगे की था। उनके मुखालिफ कहते रहे कि आदमी अंग्रेजियत का मारा था, अंग्रेजी सिर में घुसी थी। पुराने जमाने के लोगों को ये इस्लाम को डुबोने वाले लगते थे। औरतों के बारे में उनके ख्याल को लेकर उनके ऊपर सवाल उठे। इस्लाम में रिफॉर्म की बात करते थे, जिनकी जरूरत आज भी है। बकौल सर सैयद, मुसलमानों को अल्लाह का इस्लाम मानने की जरूरत है, न कि मुल्ला के इस्लाम की। मगर मेरे सैयद के मिशन को जानने से पहले उन्हें जानना जरूरी है, तभी मेरी बुनियाद को समझा जा सकता है। आज भी हिंदुस्तान में मुसलमानों के हिमायती तो बहुत है, मगर हिमायत किसी ने नहीं की। या यूं कहें कि सैयद से बढ़कर हिंदुस्तान के मुसलमानों का कोई रहबर नहीं, जो पिछले 100 सालों से मेरे जरिए उन्हें राह दिखा रहा है और आगे भी दिखाएगा। जिस जगह अहले सियासत ने उगाए थे फसाद, घर से स्कूल को जाने का वही रास्ता था। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को जाने वाले रास्ते में कई बार नफरत का जहर बोने की कोशिश की गई। AMU को कभी आतंक का पनाहगाह बताया गया, कभी हिंदू मुस्लिम के नाम पर झगड़ा हुआ, तो कभी जिन्ना की तस्वीर को लेकर हंगामा खड़ा किया गया। लेकिन अब इसी AMU के 100 साल के गौरवशाली इतिहास के मौके पर मुख्य अतिथि यानी चीफ गेस्ट कोई और नहीं बल्कि भारत के प्रधानमंत्री। क्योंकि इस यूनिवर्सिटी को बदनाम करने के लिए बहुत सारे से हिंदुस्तान के अंदर शख्सियतें पैदा हुई, जिन्होंने किसी ने आतंकवाद का अड्डा बताया, किसी ने जिन्हा का फोटो लगाने के ऊपर उसके ऊपर एतराज किया, जिसके स्टूडेंट जो है रहे वो पूरी दुनिया के अंदर हैं। कई हमने राष्ट्रपति दिए हैं इसी यूनिवर्सिटी से, जो है देश में बड़े आला किस्म के लोग दिए हैं। आज़ादी की जंग में बहुत सारे से लोग ऐसे रहे जिनका AMU से बहुत बड़ा वास्ता रहा है और रहेगा। देश के लिए हम हमेशा से सबसे आगे की सफ में खड़े होने वाले लोग हैं। हालांकि 1930 के दशक के आखिर में मुझ पर इल्जाम लगे, मुझे विवादों में घसीटने की कोशिश हुई, और ये सब इसलिए हुआ क्योंकि उस दौर में हिंदुस्तान से अलग पाकिस्तान की मांग जोर पकड़ रही थी। मगर मैंने जल्द ही इन विवादों से खुद को बाहर निकाल लिया। आज भी मुझ पर कई इल्जाम लगते हैं, कभी पाकिस्तान तो कभी जिन्ना के नाम पर। मगर जिन लोगों ने मेरे आंगन में तालीम ली है वो जानते हैं कि मेरा दिल तब भी और अब भी हिंदुस्तान के लिए ही धड़कता है। ऐसे न जाने कितने दौर देखे हैं मैंने, वो भी गुजर गए, ये भी गुजर जाएगा। जो कि इंसान मरते हैं, इल्म हमेशा जिंदा रहता है। तो AMU के 100 साल पर यह थी हमारी खास पेशकश। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक। वक्त एक ब्रेक का है, फौरन लौटेंगे और खबरों के साथ। आप देखते रहिए आज तक। प्रेजेंटेड बाय वैक्सेंस होम्योपैथी की सनी एलोवेरा कैलेंडुला क्रीम, खूबसूरत त्वचा के लिए। एक पिता होने के नाते मैं हमेशा सोचता हूं कि दुनिया इतनी बदल रही है। आज हमारे बच्चे जो सीख रहे हैं, क्या फ्यूचर में वो उनके काम आएगा? अब जवाब होगा हाँ, क्योंकि अब इंडिया